हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इफेक्टिव बॉडी कैसे लिखी जा सकती है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड बॉडी इन आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसकी इफेक्टिव बॉडी कैसे बनाई जा सकती है, लिखी जा सकती है, और उसके बाद मैं आपके साथ इसका मॉडल आंसर शेयर करूंगा विच इज डाउन हियर, और बताऊंगा कि ये मॉडल आंसर कैसे लिखा गया है और इस मॉडल आंसर की बॉडी इफेक्टिव क्यों है। लेट अस बिगिन विद अवर डिस्कशन। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ूंगा। इवेलुएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन नेशनल मूवमेंट। ये तो फर्स्ट रीडिंग हुई। अब सेकेंड रीडिंग में मैं क्या है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगा। ये क्या पूछ रहा है, इवेलुएट। क्या इवेलुएट करना है मुझे? पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन लॉन्ग टर्म नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब मैंने इसे पढ़ लिया है। तो अब मेरा आंसर में क्या होगा, सबसे पहले तो होगा इंट्रो, फिर होगी बॉडी, और एट लास्ट मुझे पता है कि आंसर में डाउन हियर समवेयर कंक्लूजन होगा। तो अब पहले इंट्रो पे आते हैं। अब इंट्रो ऐसा होना चाहिए जो कि इस क्वेश्चन से लिंक कर दे मेरे आंसर को। तो इंट्रो वुड बी समथिंग लाइक कि लॉर्ड कर्जन वाज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905. he was known he was known for his reactionary policies. ये मेरा इंट्रो हो गया। आई हैव लिंक्ड माई इंट्रो टू द क्वेश्चन। अब बॉडी पे आता है। अब बॉडी में क्या है, दो पार्ट पूछे गए हैं। पहला क्या पूछा गया है कि पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन डिस्कस करनी है हमें, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन डिस्कस करनी है, और सेकेंड पार्ट में हमें उनका इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है ऑन नेशनल मूवमेंट। उन पॉलिसीज का इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है। अब पॉलिसीज पे आते हैं। अब देखो, लॉर्ड कर्जन ने स्कूल्स बनाए होंगे, हॉस्पिटल्स बनाए होंगे। देयर वाज अ कमीशन ऑन पुलिस रिफॉर्म अंडर हिम। ठीक है, एंड्रू फेजर का पुलिस कमीशन आया था जब वो वॉइस रॉय था। पर हमें ये सारी पॉलिसीज नहीं डिस्कस करनी, हमें उन पॉलिसीज को डिस्कस करना है विच हैड सम काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन ऑन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें क्या आ सकता है, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाज पास्ड टू मजल द वॉइस ऑफ नेशनलिस्ट। उसके बाद क्या आ सकता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था टू डिवाइड द नेशनलिस्ट रैंक। फिर आ सकता है कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट वाज पास्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियंस इन डिसीजन मेकिंग। यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ था टू टाइटन द ग्रिप ऑफ गवर्नमेंट ऑन द कॉलेजेस। यंग हस्बैंड एक्सपेंडिचर वाज लॉन्च्ड टू तिब्बत, और इससे क्या हुआ था, ट्रेजरी पे ड्रेन आया था। तो दीज वेर सम ऑफ हिज पॉलिसीज जिनका इम्प्लीकेशन था नेशनल मूवमेंट पे, और अब इनका इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है। तो इम्प्लीकेशन क्या था, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या हुआ, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल से। सिमिलरली मेरे पास है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, जिससे क्या हुआ था, मॉडरेट्स वेयर डिसइल्यूजन, देन वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन साउथ इंडिया। इससे नेशनलिज्म को क्या है, इंक्रीज मिला, स्पेशली इन साउथ इंडिया। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस थे, और फिर लास्ट में मैं अपने आंसर को क्या करूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। अब कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आपने अभी तक जितना भी आंसर लिखा है और जो क्वेश्चन है उसको आपको कंक्लूड करना है, और आपका कंक्लूजन इन सब के बीच में एक लिंक होनी चाहिए। तो कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, हेंस इट कैन बी सेड that policies of Lord Curzon permanently disillusioned the moderates even after he went to England in 1905. इस प्रकार से कुछ मेरा कंक्लूजन होगा। लेट्स सी अब इसका मॉडल आंसर। तो यहाँ पे है मेरा इंट्रो। मैंने क्या लिखा, लॉर्ड कर्जन सर्व्ड एज द इंडियन वॉइस रॉय बिटवीन 1899 एंड 1905. ही वाज नोन फॉर हिज कंजर्वेटिव एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज इन इंडिया। अब मैंने यहाँ पे इंट्रो को क्या कर दिया, लिंक अपने क्वेश्चन से। अब मैंने पॉलिसीज डिस्कस की हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, फॉरेन पॉलिसीज सच एज यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत। तो ये पॉलिसीज जो हैं वो वाली पॉलिसीज है जिनका कोई ना कोई इम्पैक्ट हुआ था नेशनलिस्ट मूवमेंट पे, और फिर इनका इम्पैक्ट डिस्कस किया। जैसे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, फिर वंदे मातरम मूवमेंट लॉन्च हुआ था, फिर ऑल सेक्शंस ऑफ कांग्रेस वेदर मॉडरेट्स और रेडिकल्स
अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इससे क्या हो गया था, कांग्रेस में यूनिटी आ गई थी. Then there was disillusionment of moderates due to Calcutta Cooperation Act. There was increased in centralized governments. These were implications. Or at last, in conclusion, we have thus Curzon's policies caused great amount of resentment among Indians, which continued for years even after he left for Britain in 1905. ये मैंने अपने आंसर को कंक्लूड किया है. Something on these lines. Now before moving forward, हम एक टिप डिस्कस करते हैं यूपीएससी की, जिसे कहा जाता है 7-11 रूल, और सेकेंड टिप है 10-15 रूल की. 7-11 रूल क्या कहता है कि आपको एक 10 मार्क के क्वेश्चन में 7 मिनट का टाइम देना चाहिए और एक 15 मार्क के क्वेश्चन में 11 मिनट का टाइम देना चाहिए. सिमिलरली 10-15 रूल ये कहता है कि एक 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको 10 पॉइंट्स लिखने चाहिए और 15 मार्क के क्वेश्चन में आपको 15 पॉइंट्स लिखने चाहिए. अब देखो 7 इंटू 10 कितना होता है, 70, और वैसे ही 11 इंटू 10 कितना होता है, 110. तो ये हो गए आपके 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स. क्योंकि 10 मार्क के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 70 मिनट्स लगेंगे और 15 मार्क के भी 10 क्वेश्चन आएंगे तो 110 मिनट्स लगेंगे. तो टोटल टाइम 180 मिनट, दैट इज 3 आवर्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन. तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है. तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्या पूछ रहा है, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट, कमेंट. फर्स्ट टाइम रीड किया, अब सेकेंड टाइम वापस रीड करूंगा. तो इसमें क्या पूछा है, मुझे कमेंट करने को बोला है. इस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में मुझे कमेंट करना है कि सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट. तो इसमें भी मेरे पास पहले आएगा इंट्रो, फिर बॉडी आएगी, और फिर यहाँ डाउन द लाइन समवेयर हियर कंक्लूजन आएगा. अब इंट्रो क्या हो सकता है इसका, वो डिस्कस करते हैं. अब इंट्रो में मुझे दो चीजें डिस्कस करनी है. एक तो इंडियन आर्ट हेरिटेज के बारे में बताना है और व्हाई इज इट नीडेड टू बी कंजर्व, दोनों चीजों को बताना है एक एक लाइन में. तो मैं लिखूंगा कि इंडियन आर्ट हेरिटेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूइंग आर्ट हेरिटेज इन द वर्ल्ड. ये डिस्क्राइब कर दिया. फिर मैं लिखूंगा बट अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी XYZ number of artifacts were either stolen, damaged, etc. between the years 20XY and 20YZ or something like this. ठीक है, 20AB and 20YZ. तो इन दो ईयर्स के बीच में ऐसे मैं एक एनसीआरबी का डेटा डाल दूंगा ताकि ये बता सकूं कि इंडियन हेरिटेज को सेफ गार्ड करने का नीड क्या है. फिर अब बॉडी पे आते हैं जो मेन चीज है. तो अगेन अब देखो यहाँ पे हमें बॉडी में क्या पूछा गया है कि क्या लिखना है कि सेफ गार्डिंग द इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट. इस पे हमें कमेंट करना है. तो बॉडी में मैं क्या लिखूंगा कि नीड फॉर सेफ गार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज, और मैं पॉइंट्स जनरेशन चालू कर दूंगा. तो अब देखो क्या होता है कि अगर आप इस क्वेश्चन में पॉइंट्स जनरेट करना चालू करते हैं तो एट मैक्स ना क्या है कि क्योंकि आपके 7 मिनट का टाइम है जिसमें आपके 1.5 मिनट्स to 2 मिनट्स तो क्या है क्वेश्चन को पढ़ने में, इंट्रो लिखने में, कंक्लूजन लिखने में, इसी में चले जाएंगे. तो आपके पास इफेक्टिव टाइम जो बच रहा है वो 5.5 मिनट्स to 5 मिनट्स का बच रहा है. तो इतने टाइम में क्या है आप ना 7 पॉइंट से ज्यादा लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जनरेट कर पाना. एट मैक्स आप 7 to 8 पॉइंट्स ही जनरेट कर पाओगे. तो आपकी कॉपी ना कहीं खत्म हो जाएगी और कंक्लूजन आप यहाँ लिखोगे और आपका आंसर यहाँ फिनिश हो जाएगा. तो छोटा सा ना आपका जो आंसर है उसमें ये वाला हिस्सा व्हाइट रह जाएगा. लेट मी चेंज द पेन कलर. यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मजा नहीं आता है कॉपी, क्योंकि थोड़ी सी अनफिल्ड है. तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं ये बताता हूं मैं. हम क्या ऐड करेंगे इस आंसर में, फिलर्स. फिलर्स क्या होते हैं मैं ये आपको बताता हूँ. अब इंट्रो तो मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे जितना मुझे लिखना था, 2.5 to 3.5 लाइन्स का. मान लीजिए यहाँ मेरा इंट्रो खत्म हो गया. तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा बॉडी नहीं लिखूंगा, पहले मैं एक फिलर ऐड करूंगा. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा ऐसी और लिखूंगा थ्रेट्स टू इंडियन हेरिटेज. ऐसा लिखूंगा मैं, थ्रेट्स टू इंडियन हेरिटेज.
और ऐसा एक छोटा सा डायग्राम डाल दूंगा। यहाँ पे मैं थ्रेट्स लिखूंगा, डिजास्टर, फिर थेफ्ट, एनक्रोचमेंट एंड वेरियस अदर थेफ्ट, ये लिख दिया। अब मैं फिर अपनी बॉडी लिखूंगा कि नीड फॉर कंजर्विंग इंडियन आर्ट हेरिटेज। फिर मैं यहाँ पे अपने 7 पॉइंट्स लिख दूंगा, जो भी मेरे मन में आता है, 6 to 7 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे 5 6 मान लीजिए 7 पॉइंट्स आए मेरे मन में और यहाँ कहीं एंड हो गए। अभी भी अगर मैं कंक्लूजन लिखता हूँ ना, तो मेरा आंसर यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा। मुझे अपना आंसर यहाँ कहीं खत्म करना है टू मेक माई कॉपी लुक मोर फिल्ड। तो मैं एक और फिलर ऐड करूंगा। तो नेक्स्ट फिलर क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। और फिर मैं 3 स्टेप्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम, फिर एंटिक्स एंड ट्रेजरर एक्ट, डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये 3 स्टेप्स लिए हैं और उसके बाद मैं अपना आंसर यहाँ कहीं कंक्लूड करूंगा। तो मेरी कॉपी जो है ना, थोड़ी अच्छी फिल्ड लगेगी और उसमें मटेरियल दिखेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका मॉडल आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी। तो मैं पहले अपना इंट्रो लिखूंगा यहाँ पे। India is well known for its rich art heritage with total 30 World Heritage Sites, but according to NCRB, a total of 4,408 items were stolen from monuments across the country between 2008 to 2012. ये मेरा इंट्रो हो गया लिंक क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने इंडियन हेरिटेज की इंपॉर्टेंस बता दी और वो डेंजर में क्यों है सेकेंड लाइन में वो भी बता दिया एनसीआरबी डेटा यूज करके। फिर मैं यहाँ पे एक फिलर ऐड किया हूँ, इसमें मैंने लिखा है थ्रेट्स टू इंडियन हेरिटेज और फिर 4 थ्रेट्स बता दिया, थेफ्ट, पॉल्यूशन, डिजास्टर, एनक्रोचमेंट। फिर मैंने नीड फॉर सेफ गार्डिंग में नीड बता दिया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, पार्ट ऑफ अवर सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, लीड्स टू इंक्रीज इन टूरिज्म, प्रोवाइड्स अ बूस्ट टू सॉफ्ट पावर ऑफ नेशन। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 49 एंड 51 एफ है, और प्रिजर्व टॉलरेंस ऑफ अवर सोसाइटी। ये तो हो गया नीड। फिर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट में मैंने वापस सम स्टेप्स गिना दिए, स्वदेश दर्शन, एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, and over 3 crore manuscripts have been digitized under National Mission for Manuscript Digitization। तो ये मैंने लिख दिया और ये भी एक क्या हो गया, फिलर है। और फिर मैंने एंड में यहाँ पे कंक्लूड कर दिया अपने आंसर को, सेफ गार्डिंग इंडियन हेरिटेज वुड नॉट ओनली लीड टू बेटर प्रिजर्वेशन एंड अपकीप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बट ऑल्सो इंक्रीज इन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। तो फिलर ऐड कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। फिलर्स वो होते हैं जो रेलिवेंट हों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन या आपके आंसर से लिंक्ड हो, और आप उन्हें आराम से डाल सके, मतलब ईज होना चाहिए उनको पुट करने में, या वो आपको आते हो। तो अब ये आप तभी डाल सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो। सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज प्रैक्टिस मोर, तब आपको समझ आएगा कि फिलर्स ऐड कैसे करते हैं। पर फिलर्स देख के ऐड कीजिएगा, दैट दोस फिलर्स शुड बी रेलिवेंट। ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाल दिया अपने आंसर्स में। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।